यार 10 से 15 साल पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैश इकोनॉमी थी, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस होती थी वो कैश से होती थी। पर धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। पिछले 4 से 5 सालों में कैश का जो कंपोनेंट है वो 95% से 70% आ चुका है, और अगर सरकार का बस चले तो अगले 5 सालों में ये इसको 30 से 40% पर ले आएगी, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। एक तो कैश बनाना और उसको सर्कुलेट करना काफी महंगा पड़ता है, उल्टा कैश से करप्शन भी होता है, और इसीलिए पिछले 2-3 सालों में अगर आप एक लिमिट के ऊपर कैश ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको जुर्माना लगता है। अब कुछ केसेस में आपको जुर्माना लग सकता है और कुछ केसेस में आपको इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकती है। और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन पर ही नहीं, आपको यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, ऐसे जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है इन पर भी इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वो सारी केसेस देखेंगे और देखेंगे कि कब आपको ये नोटिस आ सकते। सबसे पहले देखते हैं कैश ट्रांजेक्शन। अब इसमें भी ना दो केसेस आ जाते हैं। कैश की जो ट्रांजेक्शन है वो सेविंग अकाउंट में हो रही है या फिर करंट अकाउंट में। तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट के बारे में बात करते हैं। अब सेविंग अकाउंट में जो कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की लिमिट है 1 साल की, वो है 10 लाख रुपए, यानी कि आप 1 साल में 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हो और 10 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हो। अब इसमें गौर करने वाली बात ऐसी है कि आप 1 साल में 10 लाख से ऊपर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन आपके पास उसके प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए। अगर प्रूफ नहीं होंगे तो टैक्स का नोटिस आ जाएगा, और नोटिस आएगा तो आपको पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी कितनी लगेगी ये भी थोड़ी देर में बताऊंगा। अब चलो मान लो कि आपके पास प्रूफ भी है, आपकी ट्रांजेक्शन जेन्युइन भी है, और फिर भी आपको पैसा विड्रॉ करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको सरकार लगाएगी टीडीएस। सरकार आपको कितना टीडीएस लगाएगी ये निर्भर करता है कि आप समय पर आईटीआर भरते हो या नहीं। चलो इसको भी थोड़ा सा ठीक से समझो। अगर आप रेगुलरली आईटीआर फाइल करते हो और आप 1 साल में 1 करोड़ 10 लाख रुपए विड्रॉ करते हो, तो जितनी भी राशि 1 करोड़ से ज्यादा है, इस केस में 10 लाख रुपए ज्यादा है, तो आपको 2% का टीडीएस यानी कि 20,000 रुपए का टीडीएस देना पड़ेगा। और अगर आप रेगुलरली आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो इस केस में आपको भारी टीडीएस देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए विड्रॉ करते हो तो 20 लाख से 1 करोड़ यानी कि उस 80 लाख पे आपको 2% का टीडीएस देना पड़ेगा, जो कि है 1,60,000 रुपए। और 1 करोड़ से जितनी भी राशि ज्यादा है, इस केस में 10 लाख रुपए ज्यादा है, तो उसके ऊपर आपको 5% का टीडीएस देना पड़ेगा, यानी कि लगभग 50,000 रुपए। तो कुल मिला के आपको 2,10,000 रुपए का टीडीएस देना पड़ेगा जब आप रेगुलरली आईटीआर फाइल नहीं करते हो। जब करते हो तब सिर्फ 20,000 का टीडीएस आपको देना पड़ेगा। अब चलो मान लो कि आप कहते हो कि 10 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन करनी नहीं है, क्यों फोकट में पंगे लेने। पर आपको जान के दुख होगा कि उस 10 लाख की लिमिट के अंदर भी सरकार ने काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई है। तो चलिए देखते हैं वो सारी रेस्ट्रिक्शंस। सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप सिंगल कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख के ऊपर नहीं कर सकते हो। अगर करते हो तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। और अगर रियल एस्टेट के अंदर ये कर रहे हो तो रियल एस्टेट के अंदर आप 20,000 से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो। अब हम सबको पता है कि रियल एस्टेट में कितना ब्लैक मनी चलता है, और कोई भी इंसान प्रॉपर्टी के एक्चुअल दाम पर उसको खरीदता ही नहीं है। कम से कम उसके एक्चुअल दाम के 50 से 60% पर ही रजिस्टर करवाता है, ताकि कम टैक्सेस देने पड़े। और इसी के चलते सरकार ने ये 20,000 वाली रेस्ट्रिक्शन निकाली है। इसके अलावा भी सरकार ने 2 और रेस्ट्रिक्शंस लगाई है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैश से पे करते हो तो आप उसका टैक्स बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, यानी कि 20 से 30% का आपका नुकसान हो जाएगा। और दूसरी रेस्ट्रिक्शन है डोनेशन के ऊपर, जहां पर अगेन आपको पता है कि काफी सारा ब्लैक मनी चलता है। डोनेशन में भी अगर आप 2,000 से ज्यादा की कैश देते हो तो वहां पर भी आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये सब तो था सेविंग खाते के लिए, पर अगर आप करंट अकाउंट यूज करते हो अपने बिजनेस के लिए तो उस केस में क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर आप 1 साल में 50 लाख का कैश डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आपको याद होगा सेविंग अकाउंट में था 10 लाख का लिमिट, लेकिन यहाँ पर आपको 50 लाख का लिमिट मिलता है। अब यार बिजनेस में तो रोज इतना कैश देन का लेन देन चलता है, पर सरकार ने इसके अंदर भी लिमिट लगाई है। सरकार के हिसाब से अगर आप एक दिन में 10,000 के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो इसका खर्चा आपको टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट करना अलाउड नहीं है। तो ऐसे में होगा क्या कि अगर आप टैक्सेबल इनकम में से ये अमाउंट डिडक्ट नहीं कर पाओगे तो आपके प्रॉफिट ज्यादा दिखेंगे और आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये सारी जो लिमिट्स रेस्ट्रिक्शंस है वो कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ऐसे तो आपके सेविंग खाते में कितने भी पैसे हो सकते हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं कि अगर आप कैश से अपना क्रेडिट कार्ड बिल पे करते हो तो उस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस है। तो यार अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज्यादा आता है और अगर आप उसकी पेमेंट कैश से करते हो तो ये इन्फॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड वाले डायरेक्टली इनकम टैक्स वालों को दे देंगे। और अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 1 साल में 10 लाख से ऊपर चला जाता है तो ऐसे भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रेडिट कार्ड वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देंगे। फिर चाहे आप पेमेंट कैसे भी करो, कैश, यूपीआई, कैसे भी। अगर आप म्यूचुअल फंड, एफडी या फिर स्टॉक्स में भी कैश से इन्वेस्ट करते हो तो उसकी भी लिमिट 1 साल में 10 लाख रुपए ही है। और एफडी में तो अगर आपका इंटरेस्ट एक अमाउंट से ऊपर जाता है तो वहां पर भी आपका टैक्स कटेगा। अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट 1 साल में 40,000 से ऊपर जाता है तो बैंक सीधा आपका 10% का टीडीएस काट लेगा। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो उस केस में ये लिमिट 50,000 की हो जाती है। अब हम देखेंगे जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है जैसे कि यूपीआई वगैरह, इस पर क्या लिमिट है ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। यूपीआई में अगर आपका बिजनेस अकाउंट नहीं है तो आपकी जो डेली लिमिट है वो 10,000 है पैसे भेजने के लिए और पैसे रिसीव करने के लिए। इससे ज्यादा करोगे तो इनकम टैक्स की नोटिस आने के चांसेस है।
तो इससे ज़्यादा अगर करना है तो आपको एक प्रॉपर बिजनेस अकाउंट कर लेना चाहिए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है तो इनकम टैक्स वाले सिर्फ मेरे ट्रांजैक्शन के ऊपर ही क्यों नजर रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि आजकल ये सब कुछ ऑटोमेट हो चुका है और आपका नाम ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है, और अगर आप एक भी गड़बड़ कर देते हो गलती से तो अगले 7 से 8 साल तक आपका जो डेटा है वो सिस्टम में रहता है, और आने वाले 7 से 8 साल के बाद भी आपको नोटिस आ सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो सरकार ने काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई है, और मैं तो यही कहूंगा कि इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आप ट्रांजेक्शन करिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चपेट में आने से बचिए। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। Check the mic and make sure it sound right, boys.